नमस्कार। यहाँ एक दिलचस्प सवाल है। भारत की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है ना? और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भी यही है। जी हाँ। तो फिर इतने सारे पढ़े लिखे युवा नौकरी क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? ये थोड़ी उलझी भी गुत्थी लगती है। बिल्कुल, और इस गुत्थी को अगर समझना है तो हमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ध्यान देना होगा, मतलब एमएसएमईज। हाँ, एमएसएमईज। ये वो छोटे छोटे उद्योग हैं जो देश के रोजगार का, आप कह सकती हैं, एक बड़ा इंजन माने जाते हैं। पर वो खुद भी कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अच्छा, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास देखिए सरकारी लेबर सर्वे है, PLFS, MSME पर सरकारी रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और पीछे दमरम जैसे विशेषज्ञों का विश्लेषण भी है। ILO और मैकिन्जी की स्टडीज भी देखी हैं हमने। सही। मकसद बस ये समझना है कि ये तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा। एक तरफ बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवा आबादी और दूसरी तरफ रोजगार की कमी। चलिए, तो पहले इन MSMEs की तस्वीर देखते हैं। भारत में करीब 7.5 करोड़ MSME है। 7.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। पर इसमें एक पेच है। लगभग 99% इकाइयां सूक्ष्म है, माइक्रो। 99%? हाँ, 99%। अक्सर मतलब परिवार ही चलाता है। बहुत कम कर्मचारी होते हैं, मुश्किल से 1 से 2% छोटी और सिर्फ 0.1% ही मध्यम दर्जे की हैं। अरे, तो फिर जब सरकार कहती है कि ये सेक्टर, मतलब MSME सेक्टर 26 करोड़ नौकरियां देता है, हाँ, वो दावा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्यादातर नौकरियां परिवार के अंदर ही होंगी, बाहर वालों के लिए कम। बिल्कुल। पी चिदम्बरम का विश्लेषण भी यही इशारा करता है। देखिए, 98.6% MSME माइक्रो हैं और उनमें से भी 75% अकेले मालिक या साझेदारी वाले। तो काम कौन करेगा? ज्यादातर परिवार के लोग ही। तो असल में फॉर्मल जॉब देने वाले कितने हैं? असल में केवल करीब 1.4% MSME, मतलब लगभग 10 लाख छोटी या मध्यम फर्में, वो ही औपचारिक तौर पर बाहर के कर्मचारी रखती हैं। सिर्फ 10 लाख? बड़ी कंपनियों की तुलना में बस 26% है। बस इतनी कम? जी, और ऊपर से करीब 90% भारतीय कामगार तो अनौपचारिक क्षेत्र में है, मतलब कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई खास सामाजिक सुरक्षा नहीं, और इसमें बहुत सारे MSME शामिल हैं। यहीं पर वो विरोधाभास आता है जिसकी बात शुरू में हो रही थी। MSMEs अक्सर कहते हैं कि उन्हें वर्कर चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल कहते हैं। पर फिर भी कई पद खाली रह जाते हैं। रिपोर्ट्स में बार बार आता है कुशल श्रम की कमी, स्किल गैप या टैलेंट को लाने में दिक्कत। हाँ, ये दिक्कतें बताई जाती हैं। चिदम्बरम के विश्लेषण के मुताबिक इसकी 2 वजहें हो सकती हैं, मोटी मोटी। क्या? एक, या तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके पास वो जरूरी पढ़ाई या स्किल ही नहीं है जो चाहिए। अच्छा। या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो नौकरियां ऑफर हो रहे हैं वो शायद उतनी आकर्षक नहीं है। मतलब या तो वेतन कम है या फिर जॉब प्रोफाइल या भविष्य की संभावनाएं ऐसी हैं जो आज के पढ़े लिखे युवाओं को खींच नहीं पाती। और शायद इसीलिए पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी ज्यादा दिखती है। बिल्कुल, आंकड़े यही दिखाते हैं। युवाओं में, मतलब 15 से 29 साल वालों में बेरोजगारी दर 2022 में करीब 12.4% थी, जो ओवरऑल रेट से काफी ज्यादा है। हाँ, ये तो ज्यादा है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कॉलेज या उससे ऊंची डिग्री वालों के लिए स्थिति और भी मुश्किल है। ILO की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी 2000 के बाद तेजी से बढ़ी है। अच्छा। हाँ, और 2022 में तो शहरी इलाकों में जो उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं थीं, उनमें बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा थी, करीब 20.1%। 20%? यानी हर 5 पढ़ी लिखी शहरी युवा महिला में से एक नौकरी की तलाश में थी। ये दिखाता है कि सिर्फ शिक्षा मिल जाना रोजगार की गारंटी नहीं बन पा रहा है, खासकर कुछ वर्गों के लिए। तो एक तरफ लाखों युवा हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ करीब 10 लाख छोटी और मध्यम फर्में हैं जो शायद औपचारिक नौकरियां दे सकती हैं। ये मांग आपूर्ति का गणित तो गड़बड़ है। सही कहा, ये एक बड़ा असंतुलन है। इसमें एक और एंगल है। युवाओं में खुद का काम शुरू करने की इच्छा बहुत है। एक सर्वे में करीब 44% ग्रामीण युवाओं ने कहा कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, पर यहाँ फिर वही दिक्कतें। पैसा कहाँ से आएगा? सही मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? करीब 40% छोटे व्यवसाय कहते हैं कि उन्हें फंड की कमी महसूस होती है। लेकिन क्या कुछ सकारात्मक बदलाव भी नजर आ रहे हैं? कहीं कोई उम्मीद? हाँ, बिल्कुल है। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे EPFO, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, हाँ, प्रोविडेंट फंड वाला।
जी, वो संगठित क्षेत्र की नौकरियों का एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। तो उसके आंकड़े देखें तो नए जुड़ने वाले कर्मचारी मतलब नेट एनरोलमेंट वित्त वर्ष 2019 में 61 लाख थे, जो 2024 में बढ़कर 131 लाख हो गए। अरे वाह, दुगने से भी ज्यादा। हाँ, तो ये दिखाता है कि औपचारिक नौकरियों में बढ़ोतरी तो हुई है। ये वाकई अच्छी खबर है। और महिलाओं की भागीदारी का क्या, उसमें कुछ सुधार है? उसमें भी काफी सुधार है। महिला श्रम बल भागीदारी दर, यानी जो महिलाएं या तो काम कर रही हैं या काम ढूंढ रही हैं, उनका अनुपात 2017-18 में सिर्फ 23.3% था। हाँ, काफी कम था। वो 2023-24 में बढ़कर लगभग 41.7% हो गया है। ये बहुत बड़ा उछाल है। हालांकि शहरी महिलाओं की भागीदारी और उनकी बेरोजगारी दर अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। ठीक है। और आजकल स्टार्टअप्स की बहुत धूम है, उनका क्या रोल है इसमें? स्टार्टअप्स निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी बन रहे हैं। सोचिए, 2016 में कुछ 100 स्टार्टअप्स थे। हाँ, तब नई बात थी। और जनवरी 2025 तक उनकी संख्या करीब 1.59 लाख हो गई है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है। 1.5 लाख से ज्यादा? जी, और अनुमान है कि 2016 से 2024 के बीच इन स्टार्टअप्स ने करीब 16.6 लाख डायरेक्ट नौकरियां पैदा की हैं। 16 लाख से ज्यादा नौकरियां, ये तो महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दिखाता है कि युवा अब सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी बनाने वाले भी बन रहे हैं। सही। अच्छा, तकनीक और स्किलिंग की भी बहुत बात होती है। जी, वो भी जरूरी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि 67% भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने और अलग-अलग तरह के टैलेंट को मौका देने की योजना बना रही हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसी पहले AI डिजिटल स्किल सिखाने पर जोर दे रही हैं। लेकिन हाँ, ऑटोमेशन का एक खतरा भी मंडरा रहा है। E&Y की एक रिपोर्ट कहती है कि AI 2030 तक 3.8 करोड़ नौकरियों पर असर डाल सकता है। असर मतलब नौकरियां जाएंगी? असर का मतलब हमेशा जाना नहीं होता, बदलना भी होता है। कुछ जा सकती हैं, कुछ बदल सकती हैं और उत्पादकता भी बढ़ेगी। पर हाँ, हमें सफलता की कहानियां भी मिलती हैं, जैसे मध्य प्रदेश की अनीता का उदाहरण है। बताइए। उन्होंने स्किल ट्रेनिंग ली, फिर मुद्रा लोन से अपनी सिलाई यूनिट शुरू की और आज वो 8 और स्थानीय महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। तो मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते बना रही हैं। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2021-22 में MSMEs ने एक साल में करीब 93 लाख नौकरियां पैदा की। 93 लाख, वो भी एक साल में? जी, तो तस्वीर मिली जुली है। तो अगर हम इसे समेटें तो भारत में युवा बेरोजगारी की ये पहेली वाकई जटिल है। एक तरफ लाखों उम्मीदों से भरे युवा हैं, बिल्कुल, दूसरी तरफ लाखों छोटे, ज्यादातर पारिवारिक किस्म के व्यवसाय हैं, और इनके बीच का जो तालमेल है वो मुश्किल रहा है। हाँ, शिक्षा और स्किल की कमी एक तरफ, दूसरी तरफ कम आकर्षक नौकरियां और फिर ज्यादातर MSMEs का बहुत छोटा होना, ये सब मिलकर स्थिति को पेचीदा बनाते हैं। समस्या वाकई गहरी है। इसमें शिक्षा व्यवस्था भी है, नौकरियों की क्वालिटी भी है, व्यवसायों का स्केल भी है। सही कहा। लेकिन जैसा हमने देखा, स्किल ट्रेनिंग पर जोर बढ़ रहा है, छोटे व्यवसायों के लिए लोन आसान हो रहे हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिल रहा है, तो बदलाव की उम्मीद तो है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। हाँ, और गिग इकोनॉमी और रिमोट वर्क का चलन भी बढ़ रहा है। सही। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में भारत के युवाओं के लिए किस तरह के नए काम सामने आ सकते हैं। ऐसे काम जो शायद ज्यादा लचीले हों पर साथ में स्थिरता भी दें। और ये भी कि हमारी नीतियां इन नए उभरते मॉडल्स को कैसे सहारा दे सकती हैं ताकि ये संतुलन बन सके। ये एक बड़ा सवाल है।